घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो हमें उस लिंक पर क्लिक करके अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी ये जो कहानी है ये रितेश ने हमें भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रितेश है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये कुछ साल पहले मेरे साथ घटी थी। मैं टूरिस्ट लाइन में काम करता हूँ। मेरा काम ये है कि जैसा मैं भाड़े पर जाता हूँ और मेरा जो सेठ है उसके पास 4-5 गाड़ियाँ हैं। लोग उसे कांटेक्ट करते हैं और फिर गाड़ी लेकर मुझे एज अ ड्राइवर कहीं कहीं जाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे 200-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है या फिर उससे भी ज़्यादा। एक बार की बात है कि मैं एक भाड़ा लेकर मुंबई से मुरुड जंजीरा के लिए निकल पड़ा। रात के कुछ 12 बजे के आसपास मैं वो भाड़ा लेकर निकला था। मुंबई से जो मुरुड जंजीरा का हाईवे है वो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि रास्ता ठीक नहीं है। जो मुंबई के होंगे उन्होंने कई सारी घटनाएं उस रास्ते के बारे में सुनी होगी। जब मैं रास्ते में जा रहा था तब रात में पहुंचने पहुंचने मुझे लगभग 2:30 बज चुका था। मैं 2:30 बजे के आसपास उन्हें अपने जगह पर छोड़ दिया और वहां से जब तुरंत पलट कर निकलने को हुआ तो जो लोग मेरे साथ में थे वो मुझसे कहने लगे कि अभी मत निकलो, थोड़ा समय रुक जाओ, आप लोग सुबह में जाना। मैंने उनसे कई बार पूछा कि सुबह में क्यों, मुझे तो अभी जाना है। वो लोग कहने लगे कि अभी जाना ठीक नहीं होगा, आप रुक ही जाओ, क्योंकि ये रास्ता रात के समय अकेले जाने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उस समय उन लोगों की बात समझ नहीं पाया और चुपचाप वहाँ से आगे निकल पड़ा। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसा कि मेरी गाड़ी के अंदर अब भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं अभी बस उनका घर छोड़े हुए कुछ 10 ही मिनट हुआ था मुझे कि मैंने फिर से ये चीज़ महसूस की कि गाड़ी में कुछ हलचल हो रही है, जिसे साफ ये महसूस हो रहा था कि गाड़ी में कुछ लोग बैठकर शायद मस्ती कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो। मैंने एक जगह पर गाड़ी को रोक दी और गाड़ी को पीछे अच्छे से मोड़कर देखने लगा, लेकिन गाड़ी में मेरे अलावा कोई नहीं था। गाड़ी में बिल्कुल शांति ही शांति थी। मुझे एक बार को ऐसा लगा कि क्या पता ये मेरा वहम है या फिर जो मैं देख रहा हूँ वो सही है। मुझे समझ नहीं आया। मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को लेकर आगे बढ़ा। अभी बस 10 ही मिनट आगे चला था कि मैंने फिर से ऐसा महसूस किया जैसा कि मेरे पीछे कोई अपना हाथ डालकर बैठा हुआ हो, यानी कि पीछे बैठकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। मैंने तुरंत गाड़ी चलाते चलाते ही पीछे देखा और पीछे पाया कि कुछ तो मुझे ब्लर जैसा दिखा, यानी कि कोई आदमी है जिसकी परछाई हो या फिर कोई आदमी जो धुंधला दिख रहा हो। मैं उसे देखकर इतना ज़्यादा चौंक गया कि आगे से जो राइट टर्न था उसे लेने की बजाय मेरी गाड़ी जो 2 फीट गहरी खाई थी उसमें उतर गई। और वहाँ उतरने के बाद मैं परेशान ये सोचकर हो गया कि इतनी रात में तो यहाँ पर कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आएगा। गाड़ी अब बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। मुझे छाती पर और चेहरे पर भी मार लगी हुई थी। मैं गाड़ी से एकदम जख्मी हालत में बाहर निकला और बाहर निकलकर आसपास देखने लगा कि कोई मेरी मदद के लिए यहाँ पर अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी। अभी ये सब मैं सोच ही रहा था कि अचानक से मैंने देखा दूर झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही है, जिसे देखकर ये समझ में आ रहा था कि वहाँ पर कोई तो है, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। मैंने वहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगाई, वहाँ कोई है क्या? लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। मेरी हेडलाइट भी फूट चुकी थी, तो इसीलिए अब उस अंधेरी रात में लाइट का दिखना या लाइट का होना मानो असंभव था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब या तो सुबह तक यहाँ पर इंतज़ार करना होगा या फिर यहाँ से वापस पीछे उसी घर पर पैदल चल कर जाना होगा जहाँ पर मैंने वो भाड़े को छोड़ा था। लेकिन
अब बात ये थी कि अकेले रास्ता अगर पार करना हो, वो भी इतनी रात में, तो कितना ही बहादुर आदमी क्यों ना हो, उसे डर लगता ही है। बस वैसा ही कुछ मेरे भी साथ हो रहा था। मुझे डर लग रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि अब करना क्या है। मैंने तुरंत गाड़ी में ही बैठने का फैसला किया और गाड़ी की कांचें चढ़ा ली। अब गाड़ी में बैठे बैठे मुझे 10 मिनट हो चुके थे और समय कुछ 3 सवा 3 का हो रहा था कि गाड़ी अचानक से हिलने लगी। ऐसा महसूस होने लगा कि 4-5 आदमी मिलकर गाड़ी को हिला रहे हैं। मैं वो 10 मिनट के अंदर ही अंदर कुछ नींद में भी चला गया था, लेकिन पूरी पक्की तरह से नींद में नहीं था, यानी कच्ची पक्की नींद में था। तभी मेरी आंख एकदम से खुली। जैसी मेरी आंख खुली तो गाड़ी का हिलना बंद हो गया। मुझे एक बार को ये लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन मैं गलत था। वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। जब मैं उठ कर देखा तो हिलना बंद हो गया था। मुझे लगा सपना है और फिर मैं वापस दोबारा सो गया। दोबारा जब मैं सोया आँख बंद करके, अभी मेरी आँख बराबर लगी ही नहीं थी कि मैंने फिर से ये महसूस किया कि गाड़ी को कुछ लोग मिलकर हिला रहे हैं। अब मैं तुरंत एकदम से उठ गया और उठकर अपने आसपास देखने लगा, पर अब भी वहाँ कोई नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने मन में सोचा कि ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला और नीचे उतर के गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाकर देखने लगा। गाड़ी अब भी वैसी ही हालत में थी। मैं गाड़ी के पास यानी कि ड्राइविंग सीट के पास आया और वहाँ आकर खड़े होकर एक सिगरेट जलाया। सिगरेट पीते पीते अब मैंने ही देखा कि सामने मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2-4 लोग हैं और वो शायद आपस में कुछ बात कर रहे हैं या फिर कुछ तो काम कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उनके पास जाकर मदद ले ली जाए। मैं उनके पास धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ ही समय के बाद मुझे ये समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगी कि जैसा जैसा मैं उनके पास जा रहा हूँ वैसा वैसा वो लोग मुझसे दूर यानी कि पीछे जा रहे हैं। अब मुझे एक बार को ये भी लगने लगा कि शायद हो सकता है इसमें मेरी नज़रों का धोखा हो, लेकिन ऐसा तब भी नहीं था। वो लोग शायद वहीं थे, मैं रास्ता बराबर नहीं पार कर पा रहा था। मैंने अब दूर से ही खड़े खड़े आवाज़ लगाई, लेकिन उन लोगों ने मेरी आवाज़ को अनसुना कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि और इतना दूर जाना ठीक नहीं है। मैं वहीं पर खड़े होकर सोचने लगा कि गाड़ी के पास चला जाऊं या इनके पास। अचानक जब मेरी नज़र मेरी गाड़ी पर पड़ी तो मैंने देखा कि गाड़ी के पास अब सच में कुछ लोग खड़े हुए हैं, जिनमें से 2 आदमी थे और एक औरत। वो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और शायद आपस में बात कर रहे थे। मैं तुरंत पीछे पलटकर भागते हुए अपनी गाड़ी के पास गया। जब गाड़ी के पास मैं गया तो मैं देखा कि वो तीनों की हालत बहुत बुरी थी। एकदम फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और शक्ल पर मिट्टी लगी हुई थी। शरीर पर कई जगह से खून भी जा रहा था। मैंने उन लोगों को देखते हुए कहा कि आप लोगों का एक्सीडेंट हुआ है क्या? वो लोग तीनों ही मेरी ओर देखे और मुस्कुराने लगे। एक आदमी तो इतना भयानक दिख रहा था कि उसका बायां गाल वो था ही नहीं, बल्कि गाल के अंदर से उसके पूरे दांत दिख रहे थे साफ साफ। मैं उसे देखकर दंग रह गया कि इतना जख्मी हो चुका है और ये आदमी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। इसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। फिर उनमें से वो औरत जो थी वो मेरे पास में आई, कहने लगी कि हमें आगे तक छोड़ दोगे? मैंने कहा कि हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी गाड़ी तो अभी ठीक नहीं है और गाड़ी खाई में उतर चुकी है, मुझे भी मदद चाहिए। वो तीनों लोग कहने लगे कि हम लोग मदद कर देंगे। गाड़ी कॉलेज थी मेरे पास। मैंने कहा कि हम 4 लोग मिलकर भी इतनी बड़ी गाड़ी को पीछे करके रोड पर नहीं डाल सकेंगे। वो लोग कहने लगे आप कोशिश करो। मैं और वो सभी लोग मिलकर हम लोगों ने गाड़ी को धक्का देना शुरू किया और गाड़ी एकदम आसानी से खाई से ऊपर चढ़कर रोड पर आ गई। फिर वो सभी लोग मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि इतनी वजनदार गाड़ी 4 लोगों से आसानी से कैसे उड़ गई। मैंने उन लोगों को गाड़ी में बिठाकर आगे छोड़ने का सोचा। जब मैं गाड़ी चला रहा था तब कुछ ही दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि अब वो तीनों ही मेरी गाड़ी में नहीं थे।
बल्कि गाड़ी से कहीं गायब थे। मैं तुरंत अपने आसपास देखने लगा कि ये सब कहाँ चले गए। अभी ये सोच ही रहा था कि मुझे एक दुकान दिखाई दी। अब सुबह के कुछ 4:30 भी बज चुके थे, तो मैं वो दुकान पर रुक गया चाय पीने के लिए और वहाँ खड़े होकर उन लोगों को सारी बात बताया। तो वो लोग कहने लगे कि यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस एक्सीडेंट में बेमौत मारे गए। जो लोग मर गए उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर दिखाई देती है, और लोगों का ऐसा भी दावा है कि कुछ आत्मा इतनी अच्छी है जो लोगों की मदद करती है। फिर वो आदमी मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे थे कि वो आत्मा ने तुम्हारी मदद की, वरना कुछ आत्माएं ऐसी भी मिलती है जो लोगों को बिना मतलब परेशान करती है और कईयों को तो मौत के घाट भी उतार दी है। तो दोस्तों, ये थी रितेश की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानियाँ पिछले साल की है, जो कि डिलीट कर दी गई थी। हो सकता है कि आप लोगों ने सुन रखी हो। अगर आप लोगों ने सुन रखी है तो यहाँ से वीडियो को आप लोग स्किप कर सकते हो। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। ये कहानी कुलदीप के साथ घटी थी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम कुलदीप है। ये घटना मेरे साथ 2018 साल में घटी थी। ये कोलकाता रेलवे स्टेशन का हादसा, जो कि बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला था। वैसे तो मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, लेकिन मुझे कोलकाता स्टेशन पर उतरने के बाद वापस अपने घर के लिए जाना था। और फिर जब मैं कोलकाता स्टेशन पर उतरा तो मैंने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आज तो खामोशी का इस कदर अंधेरा था मानो दिन का उजाला अब यहाँ पर मौजूद ही कभी नहीं होगा। उस वक्त मुझे उस स्टेशन की सच्चाई बिल्कुल भी नहीं मालूम थी। खैर, अभी मैं उस स्टेशन पर टहल ही रहा था, तभी अचानक ही मेरे पैर किसी चीज़ से टकराए। जब मैंने नीचे देखा तो पाया एक लाल लाल साड़ी पड़ी हुई थी, और मैंने सामने की तरफ देखा एक औरत सामान का बैग लिए स्टेशन से बाहर जा रही थी। मुझे लगा कि शायद ये बैग उसी औरत का होगा। ये सोचकर मैं उस औरत के पीछे पीछे भागने लगा। फिर वो स्टेशन से निकलने की बजाय किसी और ही तरफ चले गई। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन जब मेरी नज़र पीछे की तरफ पड़ी तो वहाँ पर कोई नहीं था। एक बार फिर मैं वो लाल लाल साड़ी लेकर उस औरत के पीछे जाने लगा। अब मैंने देखा कि वो औरत वहाँ से एकदम से गायब हो चुकी थी। उस वक्त मैं तो हैरान रह गया, क्योंकि अभी अभी तो वो औरत बिल्कुल मेरे सामने ही चल रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा भी लगा कि शायद किसी ने सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ध्यान भटकाने के लिए मुझे ऐसा महसूस कराया कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, ताकि वो औरत मेरे सामने से कहीं गायब हो सके। मुझे तो पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं साड़ी लेकर वापस स्टेशन की तरफ आ गया और स्टेशन के बेंच पर बैठकर आराम करने लगा। उस समय रात के लगभग 2 बज रहे थे और मुझे आज की रात इस स्टेशन पर बितानी थी। और वैसे भी अब तो सिर्फ 3 ही घंटे बाकी थे, और वैसे भी सुबह में मेरा एक दूसरा टूर होने वाला था। इसीलिए मैंने स्टेशन पर ही रहना ठीक समझ लिया था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये स्टेशन पूरी तरीके से प्रेत और भूतों से घिरा हुआ था। मैं इन सब चीज़ों से अनजान था। तभी तो मैं उस स्टेशन पर आराम से बैठा हुआ था। तभी अचानक से मेरे सामने खड़ा एक आदमी सिगरेट की फूंक मार रहा था। उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि मेरे अलावा यहाँ कोई तो और है। यही सोचकर मैं भी थोड़ा टहलने लगा। मैं उस स्टेशन पर थोड़ा इधर उधर टहल ही रहा था। तभी अचानक से मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी जो कि मुझे स्टेशन पर सबसे पहले दिखाई दी थी। लेकिन इस वक्त उसके हाथ में वो लाल साड़ी भी थी जो कि अभी अभी मेरे पास पड़ी हुई थी। जब मैंने अपने करीब देखा तो वो लाल साड़ी मेरे पास मौजूद नहीं थी। अब मैं ये सोच में पड़ गया कि वो लाल साड़ी आखिर उसके पास कैसे चले गई। ये बात तो मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने देखा कि वो आदमी और वो औरत बिल्कुल एक दूसरे के एकदम करीब खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान उस आदमी से हटकर उस औरत पर पड़ा कि वो आदमी एकदम से वहाँ से गायब हो गया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था।
मानो ऐसा लग रहा था कि कुदरत मेरे साथ छुपन छुपाई का गेम खेल रही है। लेकिन जब मैंने एक बार फिर अपने सामने देखा तो मानो मैं एकदम से डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने की तरफ वही आदमी खड़ा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों भी गायब होकर कहाँ चले जाते हैं और एकदम से प्रकट हो जाते हैं। मैं एकदम से हैरान रह गया था, क्योंकि वो आदमी अभी भी मेरे सामने सिगरेट की फूंक मार रहा था। मैं जल्दी से उस जगह से उठने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोशिश तो कर रहा था मगर मैं उठ नहीं पा रहा था। फिर वो आदमी सीधा आकर मेरे करीब बैठ गया। फिर वो एक भयानक आवाज़ में बोल पड़ा, तुमने इस स्टेशन पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका अंजाम तुम नहीं जानते हो। सर्दी के माहौल में भी मेरे हाथ और पैर पसीने से तरबतर हो चुके थे, क्योंकि वो आदमी अब अपनी भयानक आवाज़ के साथ साथ अपने खतरनाक रूप को भी लेने लगा था। इस बार मैंने देखा कि उसका पूरा हुलिया बदलने लगा। अब उसके बड़े बड़े हाथ भयानक रूप में बदलने लगे थे और उसका चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। मैंने किसी तरह हिम्मत दिखाई और फिर उस स्टेशन से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी मैंने देखा कि उस स्टेशन से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मुझे बहुत सारी लाइट नज़र आ रही थी, यानी कि शायद उस जगह पर कोई इंसान या इंसानों का झुंड हो सकता है। फिर मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर एक चाय की टपरी वाला भी दिखाई दिया। मैं सीधा उस तरफ ही भागने लगा और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मानो मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया था, क्योंकि अब वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वहाँ पर मुझे दूर दूर तक केवल और केवल अंधेरा ही नज़र आ रहा था। डर का एक अलग ही माहौल बना हुआ था। मगर मुझे काफ़ी देर पहले यहाँ पर कुछ आदमी और एक चाय की टपरी वाला दिखाई दिया था। फिर वो अचानक से कैसे गायब हो सकता है और कहाँ चला जाएगा इतना जल्दी? मुझे बार बार ये बात सताने लगी। अचानक से मेरी नज़र मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ गई, जहाँ एक बच्चे पर पड़ी, जो कि कुछ बोलते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी भाषा मेरे समझ से बाहर थी, लेकिन उसके हाथ में चाय की केतली थी। इसका मतलब ये कि वहाँ पर कोई ना कोई चाय वाला तो था, या फिर जो चाय वाला मुझे दिखा था वो बिल्कुल वहीं पर था। हो सकता है मेरे आने के बाद वो गायब हो गया हो। ये सोचकर मुझे और भी थोड़ा सा डर लगने लगा कि इतना जल्दी से कोई चाय की टपरी बंद करके कैसे गायब हो सकता है। लेकिन मैंने देखा कि उस जगह पर कोई स्टेशन नहीं था, बल्कि एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था। वो भी इस समय एकदम बंद पड़ा था। ये सोचकर मैं वहीं पर टहलने लगा, शायद मुझे कोई मेरी तरफ भटकता हुआ इंसान मिल जाए। परंतु दूर दूर तक उस बच्चे के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया है। मैं तो एकदम से उछल पड़ा। जब मैं पीछे पलट कर देखा तो वही बच्चा खड़ा हुआ नज़र आया। तब मुझे थोड़ी शांति महसूस हुई। लेकिन उसके बाद उस बच्चे ने मुझसे कहा, अंकल, आप इस जगह पर क्यों आए हो? आपको पता नहीं है यहाँ पर भूत रहते हैं? उस बच्चे की मधुर आवाज़ सुनकर मैं डर के मारे कांपने लगा। जब उसने मुझसे ये कहा कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, मानो ऐसा लगा कि अब तक जो मैं देख रहा था वो बिल्कुल सच और सही था। आगे क्या होने वाला था इसका अंदाज़ा तो खुद मुझे भी नहीं था। मैं उस बच्चे की बात को सुनकर अपने आसपास देखने लगा और जैसे ही उस बच्चे की तरफ देखकर बोलने लगा तो पाया कि मेरे शब्द रुक गए हैं, क्योंकि अब वो बच्चा भी वहाँ से गायब हो चुका था। एक और झटका मुझे मेरे शरीर के अंदर महसूस हो रहा था। अब मैं ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जान चुका था, ये स्टेशन भूतिया है। लेकिन मैं वहाँ से निकलना तो चाहता था, परंतु निकलने का रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था और मैं वो ढूंढने लगा जहाँ से मैं इस स्टेशन पर पहुँचा। इसके बावजूद मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं अपनी हिम्मत दिखाते हुए वापस उसी स्टेशन की तरफ जाने लगा, लेकिन मुझे उस आदमी और उस औरत का बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। शायद वो भी कोई भटकती आत्मा थी। मेरे मन में बार बार उनके ही बारे में ख्याल आ रहे थे। लेकिन तभी मुझे एक आइडिया मिला कि मैं क्यों ना आज रात कहीं छिप कर बिता दूँ, ताकि कोई मुझे ढूंढ ना सके
और मैं इन भूत प्रेत से भी बच जाऊं और जहां पर आज रात मैं सुकून से बिता लूं। परंतु ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर मैं पूरी रात बिता सकता था। और फिर जब मैं उस जगह से स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर कई सारे कमरे थे, बल्कि लगभग 4 से 5 कमरे थे और सभी कमरे एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर थे। यही नहीं बल्कि सभी कमरे एक खंडर जैसे दिख रहे थे, लेकिन एक कमरा था जो थोड़ा ठीक लग रहा था। उस कमरे में ताला भी नहीं लगा हुआ था। अब मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि आज की रात इसी कमरे में घुसकर छुप कर निकाल लूँगा। फिर मैं चुपचाप उस कमरे की तरफ निकल पड़ा। जब तक मैं कमरे में पहुंचा तो मुझे उस सुनसान जगह पर कोई नज़र नहीं आया। यही मौका देखकर मैं उस कमरे के अंदर घुस गया। मैं उस कमरे में जाकर चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह बैठ गया। तभी अचानक से एक चमगादड़ के झुंड ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। वो चमगादड़ का झुंड अंदर कैसे आ गया था मैं नहीं जानता। मैं किसी तरह से एक कोने में छिप कर बैठा ही हुआ था। मैं चाह रहा था कि डर के बाहर निकल जाऊं, लेकिन मैं बाहर नहीं निकला। एक बात मैं ये भी जानता था कि चमगादड़ मेरी जान नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर बाहर निकल गया तो पक्का मेरी मौत तय थी। इसीलिए मैं चुपचाप अंदर ही बैठा था। तभी अचानक से मुझे किसी की खांसने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई बूढ़ा आदमी खांस रहा है, यानी कि बाहर कोई तो था। लेकिन ये बात भी बिल्कुल तय थी कि वो इंसान तो नहीं ही होगा। ज़रूर वो इंसान से परे अनजानी ताकत भी हो सकती है। इसीलिए मैं उस कमरे से तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहता था। अचानक से मुझे मेरे कंधे पर कुछ महसूस होने लगा और फिर जब धीरे धीरे मेरी नज़र मेरे ही कंधे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही भयानक चमगादड़ बैठा हुआ था। मेरी सांसें तो एकदम तेज़ होने लगी। सच कहूँ तो वो चमगादड़ भी मुझे किसी प्रेत आत्मा से कम नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने ही अपने मन को शांत किया कि ये एक चमगादड़ ही है और ये कुछ नहीं करेगा। मुझे तब जाकर थोड़ा सा सुकून महसूस होने लगा। उस खांसने की आवाज़ से मेरे दिल की धड़कनें तो लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिस वजह से मैं परेशान होने लगा। और फिर अचानक से ही मेरी आंख लग गई और फिर मैंने देखा कि कोई उस कमरे के अंदर आया, जिसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे घसीटने लगा। उसके बाद वो मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहाँ चारों तरफ राख ही राख बिखरी हुई थी, मानो वहाँ पर कोई शमशान घाट था। मुझे वहाँ पर रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, मानो आज यहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार होने वाला था। उस आदमी ने मुझे बड़ी बड़ी लकड़ियों पर एकदम से गिरा दिया। अचानक से वहाँ पर आग लगने लगी। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, जिस वजह से मेरी ज़ोर ज़ोर से चीखें निकलने लगी। चारों तरफ मेरी चीखें सुनाई दे रही थी और गूंज रही थी, परंतु मेरी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आ रहा था। इतना भयानक मंजर देखने के बाद मेरी आँख खुल गई। जब मैंने अपनी आँखें खोली तो मैंने पाया कि ये केवल एक मेरा बहुत ही बुरा सपना था। अब सच में बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। अचानक से वो दरवाज़ा धीमे धीमे खुलने लगा। उस दरवाजे के धीमी गति मेरे अंदर के डर को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने लगी। लगातार ऐसा होने के बाद जब वो दरवाज़ा पूरी तरीके से खुल गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। फिर ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया, मैं ये सोचते सोचते वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मुझे ये बात तो पता चल चुकी थी कि ये सब काली शक्ति का प्रकोप है। मैं भी उस कमरे से बाहर निकलने लगा, क्योंकि इस कमरे में मेरे अंदर एक अलग ही डर को बार बार पैदा कर रहा था। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि सामने की बेंच के ऊपर वो आदमी और वो औरत बैठे हुए थे और उनके सामने वही चाय वाला बच्चा खड़ा होकर उन्हें चाय दे रहा था। भूतों को चाय पीता देखकर मेरी रूह कांप उठी। मेरे अंदर एक ज्वालामुखी सी फूट रही थी। फिर मैं उस जगह से भागकर स्टेशन से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन स्टेशन से निकलने का रास्ता भी उसी रास्ते में पड़ता था जहाँ पर वो आदमी और औरत बैठे थे। एक अजीब बात ये भी थी कि अब तक तो मुझे कहीं रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था, और जब रास्ता दिखा तब
वो भटकती हुई आत्माओं को पार करके जाना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। जिस तरह से वो आत्माएं वहाँ पर बैठी हुई थी, उन्हें देखकर तो मेरा दिल मानो इतना ज़ोरों से धड़क रहा था कि मैं अपने दिल की धड़कनों की आवाज़ अपने कानों से साफ साफ सुन पा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया है और शायद वो नहीं चाहता कि मैं वहाँ से भागकर चला जाऊँ। जब मेरी निगाहें मेरे पैरों पर पड़ी तो मानो मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून एक बार फिर जम गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि एक कटा हुआ हाथ जिसने मेरे पैरों को पकड़ कर रखा था। लेकिन मैं इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाला नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसके बाद उस जगह से भागने लगा। अब चाहे मेरे सामने कोई भूत आए या प्रेत आए, परंतु मुझे वहाँ से किसी भी हाल में निकलना ही था। मैं यही सोचकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। मैंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और तेज़ गति के साथ दौड़ता हुआ मैं तुरंत उस जगह को पार कर लिया जिस जगह से मैं उस स्टेशन से बाहर निकल नहीं सकता था। लेकिन वहाँ से निकलने के लिए मैंने कई सारे कष्टों को झेला था। मुझे इस वक्त सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी कि कुछ भी हो जाए, स्टेशन से बाहर निकला तो ही बच पाऊँगा। जब मैं उस स्टेशन से बाहर निकल गया तो मुझे एक बस आती हुई नज़र आई। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और फिर जल्दी से बस में चढ़ गया। बस में भी एक खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन मुझे इतना घबराया हुआ देखकर बस कंडक्टर मेरे पास आया और फिर पहले तो उसने मुझे पानी की बोतल दिया। फिर मैंने अपने साथ घटी इस घटना के बारे में उस बस कंडक्टर को बताया। तब जाकर मुझे उस स्टेशन का एक भयानक खौफनाक किस्सा पता चला। मुझे पता चला कि ये बात लगभग 23 साल पुरानी है, जब यहाँ पर एक पति और पत्नी इस स्टेशन को पार कर रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच में ही थोड़ा मनमुटाव हो गया। उस वजह से उनका झगड़ा बढ़ता चला गया और उन दोनों को ही ट्रेन ने कुचल दिया, या यूँ कहिए कि उन दोनों ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर लिया। शायद वो दोनों एक दूसरे से जुदा होने का दुख सहन नहीं कर पाए और फिर मरने के बाद भी आज भी वो दोनों एक साथ उस स्टेशन पर घूमते हुए रात के समय नज़र आते हैं। और यही नहीं, कई सारे यात्रियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। उस दिन तो मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया, लेकिन आज भी जब मैं उस स्टेशन की घटना के बारे में याद करता हूँ तो मेरा दिल दहल उठता है। लेकिन मैं उसके बाद किसी भी स्टेशन में अब रात में सफ़र नहीं करता। मानो चाहे वो स्टेशन कितना भी भीड़ भाड़ वाला हो, फिर भी वहाँ जाने से डरता हूँ। और मैं ये बात बिल्कुल नहीं चाहता कि दोबारा कभी भी मेरे साथ ऐसी कोई खौफनाक घटना घट जाए। तो दोस्तों, ये थी कुलदीप जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये विपुल की कहानी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। वैसे तो विपुल हमारे ही बगीचे का एक वर्कर हुआ करता था और इसी के साथ ये घटना 1996 में घटी थी। तो आगे की घटना मैं आप लोगों को इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मेरा नाम विपुल है। बात है 1996 अप्रैल महीने की। तब मैं आम के बगीचों में बैठकर चुपचाप आम के बगीचों की रखवाली किया करता था। वैसे तो गर्मियों का महीना चल रहा था तो ठंड ज़्यादा थी नहीं। इसके बावजूद मैं हमेशा अपने सामने आग जलाकर बैठता था ताकि अगर कभी कोई जंगली जानवर आ जाए तो मैं आग से उसे डराकर भगा सकूं। इसी के अलावा पता नहीं क्यों मुझे बहुत पहले से कुछ उस बगीचे में अजीब सी चीज़ें महसूस होती थी। मैं एक बात ये भी जानता था कि जो बुरी शक्तियाँ होती है वो आग से बहुत ज़्यादा डरती है। मैं वैसे तो एक डरपोक किस्म का आदमी हूँ, शायद इसीलिए भी मैं वहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर बैठा था। एक रात लगभग 11:30 बजे की बात होगी। मैं चुपचाप बैठकर मुंह में अपने तंबाकू डालकर बैठा हुआ था कि अचानक से मुझे एक आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दी। वो आवाज़ मानो कुछ तो कह रही थी, लेकिन वो क्या कह रही थी वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके गूंजने की वजह से वो आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा इको हो रहा था। मैं बैठकर अपने चारों ओर देखने लगा। मेरे हाथ में टॉर्च था। मैंने उसी बगीचे के चारों ओर टॉर्च को घुमाया, परंतु मुझे वहाँ पर कोई नहीं तो दिखाई दिया और ना ही सुनाई दिया।
लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च की लाइट बंद की, दोबारा से वो आवाज़ गूंज उठी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। उस वक्त उतने बड़े से बगीचे में मैं अकेला वहाँ पर बैठकर पहरेदारी कर रहा था। मैं भी ये सब बैठकर देख ही रहा था कि अचानक मेरे पैर में एक चीज़ जाकर टकराई। जब मैंने नीचे देखा तो पाया कि वहाँ पर कुछ तो काली पोटली में बंधा हुआ था। मुझे लगा कि हो सकता है ये पहले से होगा। मैंने इसीलिए उस पोटली को लात मार के आगे की ओर फेंक दिया और चुपचाप वहीं बैठा रहा। इसके बाद वो आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी और हर बार यही हो रहा था। मैं जैसे ही टॉर्च की लाइट चालू करता तो वो आवाज़ें बंद हो जाती, टॉर्च की लाइट बंद करता तो वो आवाज़ें आना शुरू हो जाती। इसमें एक डरा देने वाली बात ये थी कि जब जब वो आवाज़ आ रही थी तब तब वो पहले से और ज़्यादा भयंकर रूप में मुझे सुनाई दे रही थी। कहीं ना कहीं मुझे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। मैं समझ गया था कि शायद आज ये बुरी शक्तियाँ मेरी जान लेकर ही मानेगी। यही सोचकर मैं वहाँ पर बैठा हुआ डर रहा था कि अचानक से मानो ऐसा लगा कोई मेरे पीछे आकर ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हो। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हाँ, उसकी जो सांसों की हवा थी वो अब भी मेरे चेहरे पर आ रही थी, जिससे ये समझ में आ रहा था कि वहाँ पर जो भी बुरी शक्ति है मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन महसूस ज़रूर कर सकता हूँ। और ये बात बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मैं एकदम से 2 कदम पीछे हटा ताकि मैं उस बुरी शक्ति से थोड़ा सा पीछे हट जाऊँ या दूर चले जाऊँ कि अचानक मैंने एक चीज़ और महसूस किया कि अब मेरे चेहरे पर वो सांसों की हवा तो लग ही रही थी, इसी के साथ वो जो गूंजने वाली आवाज़ थी वो मुझे बेहद अपने करीब से सुनाई देने लगी। और फिर एकदम से सारी आवाज़ें बंद हो गईं और एक सन्नाटा सा चारों ओर फैल गया। वो सन्नाटा तो मानो और भी ज़्यादा दिल को डरा रहा था। मैं अपने आसपास देखने लगा और पूरा पसीने में नहा गया था। मैं अब ये सोचने लगा कि ये सब आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है कि तभी उसी पेड़ के ऊपर जिसके नीचे मैं बैठा हुआ था एक कौवा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। सोचने वाली बात ये थी कि वो कौवा जो कि अब तक एकदम शांत था वो इतना क्यों चिल्ला रहा था। लगभग उसको चिल्लाते हुए 10 से 20 सेकंड ही हुए होंगे कि वो एकदम से ऊपर से गिर पड़ा नीचे। जब मैंने उस कौवे के ऊपर टॉर्च मारा तो देखा कि वो मरा पड़ा था। यही नहीं बल्कि मरने के बाद वो अकड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके हैं। मैं ये सब देखकर और ज़्यादा घबराने लगा कि अचानक वो आवाज़ एक बार फिर गूंज उठी और इस बार मुझे समझ में आया कि वो आवाज़ मुझसे बगीचे से बाहर निकलने को कह रही है। लेकिन अगर मैं बगीचे से बाहर निकल जाता तो मालिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता और शायद वो मुझे पगार भी नहीं देता। मैं बगीचे के बाहर निकलना तो चाह रहा था क्योंकि मुझे अपनी जान भी बचानी थी, इसीलिए मैं वहाँ से थोड़ा सा दूर हट गया और जहाँ पर बगीचे का गेट था मैं उसके पास जाकर बैठ गया और फिर से एकदम सन्नाटा छा गया। लगभग 10 मिनट हुए होंगे कि वो आवाज़ ने गूंजते हुए फिर से मुझसे कहा, समझ नहीं आया, बगीचे के बाहर चला जा। ये आवाज़ मुझे ऐसी डरा रही थी मानो कि उसका मार देना शायद ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसे डर डर के रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लगभग 2 मिनट के बाद ऐसा लगा कि किसी ने ज़ोर से आकर मेरी छाती पर किसी चीज़ से मारा हो और किसी बहुत ज़्यादा भारी चीज़ से मारा हो, जिस वजह से मेरे मुंह से हल्का सा खून आने लगा। मैं खुद ही अपने मुंह से खून निकलता हुआ देखकर घबराने लगा और भागता हुआ गेट की ओर जाकर खड़ा हो गया। मैं चाहकर भी उस गेट से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था। क्या पता वो बगीचे को कोई नुकसान पहुंचा दे और अगले दिन मालिक मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए। मैंने इस बार फिर देखा जो कौवा अंदर मरा पड़ा था वही कौवा उड़ते हुए, यानी कि उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि किसी ने उस मरे हुए कौवे को उठाकर मुझ पर फेंका हो। वो कौवा इतना ज़ोर से आकर मेरे मुंह पर लगा कि मुझे 2 मिनट के लिए कुछ समझ ही नहीं आया और फिर हो सकता है कि उस कौवे के पैर के नाखून शायद मेरे मुंह पर लग गए थे।
जिस वजह से मेरे मुंह पर से भी खून आना शुरू हो गया था। मैं गेट के बाहर चुपचाप खड़ा हुआ था और अंदर देखना चाह रहा था कि अब बगीचे में क्या होता है। देखते ही देखते मैंने देखा कि जो आग मैंने लगाई हुई थी वो एकदम से बुझ गई। इतनी बड़ी आग एकदम अचानक से बुझ जाना, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, और जबकि वहाँ पर कोई हवा तक नहीं चली थी, फिर ये आग कैसे बुझ गई, मैं सोचकर वहाँ पर खड़ा था। 2-4 मिनट बीते होंगे कि मैंने पाया किसी ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने पलट कर देखा तो ये हमारे ही उसी गांव का आदमी था। तो मुझसे कहने लगा, क्या बात है, इतनी रात में बगीचे के बाहर क्यों, तुम्हें तो अंदर होना चाहिए। मैंने उससे कहा, यार बगीचे में कुछ तो हो रहा है। वो मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर लेकर गया। उसने दोबारा वहाँ पर आग लगाई। इस बार जब उसने आग लगाई तब 5-10 मिनट तो बिल्कुल सारी चीज़ें नॉर्मल थीं। वो मुझसे कहने लगा कि चल अब मैं चलता हूँ, तू डर मत, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके इतना कहते ही कि वो आवाज़ एक बार फिर गूंज उठी, और जब वो आवाज़ गूंजी तब वो खुद डर के मारे कांपने लगा। उसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे बाहर की ओर भागने के लिए कहा। हम दोनों भागते हुए गेट के बाहर निकल कर आ गए और वहीं खड़े होकर सारी चीज़ें देखने लगे। दोबारा से वो आग बुझ गई। इतनी रात में वहाँ क्या करना चाहिए, यही बात सोच रहे थे। उसने मुझसे कहा कि चल चल कर तेरे मालिक को बोलते हैं। हम लोग उतनी ही रात में मालिक के घर पहुँचे। मालिक गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें जाकर सारी बात बताई। वो खुद उनके 3 बेटों के साथ, यानी लगभग अब हम लोग 6 हो चुके थे। हम 6 लोग बगीचे के पास आए। मालिक ने कहा, सब अंदर चलो। हम सब अंदर चले गए। उसके बाद मालिक वहाँ पर बैठकर इंतज़ार करने लगे। मालिक ये सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि तू चले जा, जाकर अपनी पट्टी करवा ले, तुझे खून बहुत निकल रहा है। मेरे कपड़े भी ज़मीन पर गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा मैले हो चुके थे, इसीलिए मैं तो वहाँ से चला गया। और फिर रात भर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अगली सुबह में जब मैं बगीचे की ओर गया और मालिक के घर पर गया, तब मुझे वहाँ पर कुछ अजीब सी डरावनी बातें पता चली। मालिक का कहना था कि पिछली रात में उन लोगों ने एक साये को देखा। वो साया काफ़ी ज़्यादा डरावना, लाल आंखें चमकती हुई, बड़े बड़े नाखूनों के साथ एक बगीचे के पेड़ पर बैठा हुआ था, और ऊपर बैठकर वो उन 5 को घूरे जा रहा था। यही नहीं, जब उनका सबसे छोटा बेटा उस पेड़ की ओर जाने लगा, तब उसे ऐसा लगा कि शायद वो बुरी शक्ति या काला साया जो कुछ भी था वो डर कर भाग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो पेड़ पर से नीचे कूद पड़ा। उसके कूदने की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी, मानो लग रहा था कि कोई 1000 किलो की चीज़ आसमान से धरती पर आ गिरी हो। इसके बाद मालिक ने अपने बेटे को आवाज़ लगाई और उससे पीछे की ओर आने को कहा। उनका बेटा इससे पहले कि मालिक तक पहुंच पाता कि उस बुरी शक्ति ने उसे ज़ोर से मारा, जिसकी वजह से वो भी औंधा मुंह के बल गिर पड़ा और उसके भी मुंह से खून आने लगा। मालिक ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। वो और उनके साथ जितने लोग थे वो तुरंत अपने बेटे की ओर भागे। अपने बेटे को उठाकर वो वहाँ से बगीचे से बाहर निकल गए। अगली सुबह में मालिक का कहना था कि जब तक एक अच्छी बड़ी पूजा उस बगीचे में नहीं हो जाती, तब तक उस बगीचे में कोई नहीं जाएगा। फिर लगभग कई दिनों तक वहाँ पर पूजा चली और हवन हुए। फिर भी शायद मुझे ऐसा लगता था कि वो काली शक्ति का साया उस बगीचे से हटा नहीं था। मुझे तो दोबारा से नौकरी पर रख लिया गया, लेकिन मैंने मालिक से कह दिया था कि इस बार मैं उस बगीचे में नहीं जाऊंगा। आप मुझे चाहे कहीं पर भी कोई भी दूसरा काम दे दीजिए। मालिक ने भी इस पर हामी भर दी थी। कहते हैं लगभग 3-3.5 महीने के बाद जो उस बगीचे का रखवाला था नया, उसने कहा कि उसे भी कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस होती है। हो सकता है कि उस वक्त के लिए तो वो बुरी शक्ति वहाँ से चले गई हो, लेकिन वो दोबारा वहाँ पर लौट आई थी। यही नहीं, बल्कि हमारे मालिक की जितनी जगहें थी, हर जगह पर ऐसी अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। और अब वो बुरी शक्तियाँ सिर्फ बगीचों में और मालिक की जगहों पर नहीं, बल्कि गांव के भी कुछ लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रही थी। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि गांव के सिर्फ कुछ ही लोगों को वो परेशान कर रही थी।
ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज था। क्या था वो पता नहीं। कहते हैं कि फिर उस गांव में धीरे धीरे करके एक एक की मौत होने लगी। हो सकता है कि मालिक और उनके साथ के कुछ लोग जिन्हें वो आत्माएं परेशान कर रही थी, उनसे कोई बहुत बड़ी गलती या कोई बहुत बड़ी भूल हो चुकी थी जिसकी सज़ा वो लोग पा रहे थे। उसके बाद मैं तो उस गांव से निकलकर अपने घर आ गया था, क्योंकि मुझे अब उस गांव में रहना ही नहीं था। उस घटना के लगभग 4 से 5 साल के बाद जब मैं दोबारा गांव लौटा तो पता चला कि अब मालिक इस दुनिया में नहीं रहे और गांव के कुछ लोग जिन्हें वो आत्मा सता रही थी वो लोग भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। हाँ, मालिक के तीनों बेटों से जब मैं मिला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन वो आत्मा ने क्यों उन्हें मार दिया ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। गांव के अंदर कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि किसी औरत के साथ इन लोगों ने बदतमीज़ी की थी और उसे ज़िंदा जलाकर मार दिया था। हो सकता है ये बात सच है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि जहाँ तक मैं अपने मालिक को जानता हूँ वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी विपुल की कहानी। दोस्तों, हमारी जो अगली घटना है ये आशु जी ने हमें भेजी है। चलिए इनकी घटना शुरू करते हैं। मेरा नाम आशु है। ये बात आज से 10 साल पुरानी है। लगभग 2010 या 11 का समय चल रहा था। मैं हॉस्टल से अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अपने घर लौट रहा था। दरअसल हमारा जो सेमेस्टर हुआ था उसके बाद हमें 20 दिन की छुट्टी मिली हुई थी। जब मैं अपने एक दोस्त के साथ रात में लौट रहा था तब उसने मुझसे कहा कि थोड़ी देर तू मेरे भी घर पर चल, वहाँ पर मेरे मम्मी पापा से मिल लेना। उसके घर से मेरा घर लगभग 2.5 किलोमीटर की ही दूरी पर होगा। मैं अपने घर पर सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए मैंने घर पे किसी को नहीं बताया। हमें अपने गांव पहुंचते पहुंचते रात के लगभग 10 बज चुके थे। 10 बजे मैं उसके मम्मी पापा से मिला और मिलने में थोड़ा मुझे और समय लग गया। अब कुछ 11 बज चुके होंगे। जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि चल मैं भी तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। हम लोग काफ़ी दूर से सफ़र ख़त्म करके यहाँ तक पहुँचे थे। मैंने उससे कहा तू मत चल, मैं ये खेतों के बीच में से ही शॉर्टकट मारते हुए जल्दी घर पर पहुँच जाऊँगा। जब मैं अपने घर पर खेतों के बीच में से जाने लगा तब मैंने खेतों के बीचों बीच एक लाश को देखा। मुझे ऐसा लगा पहले कि कोई आदमी सो रहा है, लेकिन जब मैं उसके नज़दीक गया तब पाया कि वो तो मर चुका है। मेरे लाख उठाने के बावजूद वो वहाँ से हिल तक नहीं रहा था। मैंने जब उसकी सांसों की आवाज़ या उसकी सांसों को महसूस करने की कोशिश की तो पाया कि उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसके सिरहाने एक काली बिल्ली खड़ी हुई थी, मानो वो यही इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही मैं हटूंगा वो उसे नोच खा लेगी। ये मंज़र इतना ज़्यादा डरावना था कि मैं वहाँ पर खड़े खड़े ही काँपने लगा और भागता हुआ अपने घर पर चला गया। मैंने घर पर जाकर सारी बात बताई। घर वाले मेरे साथ दौड़ते हुए ठीक वहीं पर पहुँचे। जब वो लोग खेत में आए तब पाया कि वहाँ पर कोई लाश नहीं है और ना ही कोई आदमी था। मेरे घर वालों को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा कि शायद हो सकता है मैं उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। अगले दिन भी गांव में जब पता किए तो ये पता लगा कि गांव में किसी की मौत नहीं हुई है। मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने बहुत अच्छे से देखा था, वो किसी न किसी आदमी की लाश थी। भले ही वो हमारे गांव का नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन वहाँ पर लाश थी। मैंने बात का जिक्र बहुत सारे लोगों से किया, लेकिन किसी ने इसके बारे में कोई सही जवाब नहीं दिया। आज जब मैं हॉरर स्टोरी सुनता हूँ और भूतों की पिक्चर देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात आती है कि वो रात में जो कुछ भी मैंने देखा था वो बिल्कुल सच था और हो सकता है कि वो आदमी हमारे गांव का नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, ये थी आशु जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये गौरव सिंह ने हमें भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरव है। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ये घटना मेरी मम्मी के साथ हुई थी और ये एक सच्ची घटना है। मेरी पूरी फैमिली एक शादी के फंक्शन से आ रही थी कार में, और आते समय एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरी फैमिली में मम्मी, आंटी, अंकल और दादाजी थे। सबको नॉर्मल चोट आई, पर मेरी मम्मी का पैर फ्रैक्चर हो गया था।
इसीलिए मेरी नानी माँ ने उन्हें अपने पास बुला लिया सेवा करने के लिए। नानी माँ के यहाँ रहते हुए मेरी मम्मी के साथ एक रात एक हादसा घटा। हुआ यूँ कि मम्मी रात को दर्द से ज़्यादा सो नहीं पा रही थी। उस रात भी मम्मी कच्ची नींद में थी। तभी उनको कुर्सी गिरने की आवाज़ आई। मम्मी को लगा कि शायद बिल्ली होगी और दरवाजे के खुलने की आवाज़ भी अचानक से आ पड़ी। मम्मी उठ सकती नहीं थी और नानी माँ जो कि उनके जस्ट बगल में लेटी थी, उनको भी मम्मी ने नहीं उठाया। ये सोचकर कि दिन भर काम करके और मेरी सेवा करके वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी। फिर मम्मी ने आंख बंद कर ली। तभी कुछ देर बाद एहसास हुआ कि उनके पैर में जो प्लास्टर बंधा हुआ है उसमें कोई हाथ फंसा रहा है। मम्मी की आंख खुली तो उन्होंने देखा एक छोटी सी बच्ची उनके पैर के पास आकर बैठकर उनके पैर पर हाथ फेर रही थी। मम्मी ज़ोर से चिल्लाने लगी पर उनकी आवाज़ बंद हो गई थी, मानो चाहकर भी उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। नानी माँ बगल में जो लेटी हुई थी उन तक मम्मी का हाथ भी नहीं जा सकता था। फिर मम्मी ने ज़ोर से दूसरे पैर से उस लड़की को मारा और वो लड़की नीचे गिर गई और उठकर भाग गई। मेरी मम्मी उस लड़की को पहचान गई थी। दरअसल वो उन्हीं के चाचा की बेटी थी जो बचपन में ही एक मरी हुई चिपलक खाकर अपनी जान गंवा दी थी। मतलब मेरी मम्मी की वो बहन ही थी। जैसे तैसे सुबह हुई और मम्मी ने नानी माँ को सारी बात बताई। तब नानी माँ ने कहा कि हाँ, जब कोई बीमार पड़ जाता है तो वो देखने आती ही है, पर दूर से देखती है, कभी पास आकर नहीं बैठती। उसके बाद से फिर मम्मी को कभी वो दिखाई नहीं दिया। जब मम्मी ने ये स्टोरी मुझे सुनाई तो सच में मैं तो दंग रह गया और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। इसके बाद मम्मी ने एक बात मुझसे और कही कि बेटा, अगर अच्छी चीज़ें होती है तो बुरी शक्तियाँ भी होती है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस कहानी को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाया जाए। इसीलिए ये कहानी मैं हॉरर स्टोरीज़ इन हिंदी को भेज रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी गौरव सिंह की कहानी। हमारी अगली कहानी गौरव पटेल जी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी भी शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरव पटेल है और मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हूँ, जहाँ पर काम करते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एज अ हॉरर चैनल मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ गौरव पटेल जी लिखते हैं कि मैंने आपके चैनल पर कई बार सुना है कि भूत ने किसी को जान से मार दिया या वो परेशान कर रहे हैं। ये सब लोग आपको झूठी कहानियाँ भेजते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद वो अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक बार हमारी टीम दिल्ली के एक हॉन्टेड हाउस में गई थी। वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उस शक्ति, यानी कि आप आत्मा कह लीजिए, वो हमारे सामने आकर हमें अपना सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस फील करवाई थी। उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी बात, लोगों का मानना कुछ चुड़ैल जैसी चीज़ों पर भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पैरानॉर्मल एसोसिएशन के हिसाब से ये सब सिर्फ एक झूठ है। सिर्फ आत्माएं होती है जो कि इंसान के मरने के बाद कुछ अधूरी इच्छा के लिए भटकती है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ बहुत बुरी आत्माएं भी होती है और कुछ अच्छी भी। जैसे कि हमारे यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आत्मा ने एक थैली का सहारा लेकर अपनी डेड बॉडी, जो कि किसी ने मार कर दफना दी थी, हमें वहाँ तक लेकर गई उस आत्मा ने। कई आत्माएं ऐसी होती है जो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करती है, जिनको अकेलापन चाहिए। अगर आप उनके अकेलेपन में कुछ अड़चन डालते हो तो वो आपको डरा कर भगा देती है। मैं कभी कभी सुनकर हैरान रह जाता हूँ कि उस आत्मा ने सर को धड़ से अलग कर दिया। दुनिया में एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें आत्माओं ने डायरेक्ट इंसान को ख़त्म कर दिया। हाँ, वो बॉडी को वश में ज़रूर करती है और फिर कोई इंसान सहन नहीं कर पाता, तब उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें आत्माओं को नहीं देखा है, क्योंकि वो आत्माओं को पहचान नहीं पाते। आत्माएं इंसान का रूप भी ले लेती है। आप मान के चलो कि अगर आप घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं तो आप महीने में 1 या 2 बार
आत्माओं से ज़रूर टकराते होंगे, पर आपको पता तक नहीं चलता होगा। और बच्चों में ये शक्तियाँ ज़्यादा होती है, वो आसानी से किसी भी आत्मा को महसूस कर सकते हैं। एक और फैक्ट बता दूँ, जब आपको कभी रात में डरावने सपने या भूतों के सपने आते हैं तो 90% चांसेस है कि उस टाइम आपके आसपास कोई एनर्जी है। एनर्जी से हमारा मतलब है आत्मा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहते हैं। मैं बता दूं कि मैं सिर्फ कैमरामैन के रूप में काम करता हूं, पर देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी बातें पता चलती है। मैंने ऐसे ऐसे वाक्य देखे हैं कि आप हैरान हो जाओगे, जो कि मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बस मुझे कुछ मिथ को बतलाना था, जो कि मैं बता दिया, और आप लोगों के सामने कुछ सच्चाई लानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव बातें अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये थी गौरव पटेल जी की कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल की कहानी आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। और हाँ, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।